कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए। 1966 में डायरेक्टर के आसिफ ने कैस और लैला की अरबी कहानी पर आधारित लव एंड गॉड टाइटल से एक फिल्म का निर्माण शुरू किया था, लेकिन 1971 में इसकी शूटिंग किसी वजह से रुक गई और इसके बाद ये 1986 में जाकर रिलीज हुई। लेकिन इसी बीच डायरेक्टर हरनाम सिंह रवेल ने इसी कहानी पर आधारित कल्ट क्लासिक फिल्म लैला मजनू बनाई, जो 11 नवंबर 1976 को रिलीज हुई थी और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता कौर, डैनी डेंजोपा, इफ्तिकार, मुमताज बेगम, अरुणा ईरानी, कमल कपूर, असरानी, रंजीत पेंटल और रजा मुराद के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। इसलिए ड्रामा, म्यूजिकल, रोमांस से भरी इस फिल्म का बजट करीब 1 करोड़ रुपए था और 4 करोड़ 25 लाख की कमाई के साथ ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके अलावा मनोज कुमार की 10 नंबरी के बाद ये साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। फिल्म लैला मजनू के लिए मेन एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर हरनाम सिंह रवेल की पहली और आखिरी पसंद थे और इसके पीछे 2 वजह भी थी। पहला ये कि राज कपूर और हरनाम सिंह एक दूसरे के पड़ोसी थे और दूसरा ये कि ऋषि कपूर और उनके बेटे राहुल रवेल अच्छे दोस्त थे। खैर, अब हरनाम सिंह के लिए जितना आसान मेन एक्टर का नाम फाइनल करना रहा, उतना ही मुश्किल हीरोइन फाइनल करना रहा। बता दे, फिल्म की हीरोइन के लिए बड़ी रकम खर्च की गई थी और कोलकाता समेत कई बड़े बड़े शहरों में विज्ञापन भी जारी किए गए थे। इसलिए हरनाम ने सबसे पहले जिसे फाइनल किया वो थी रति अग्निहोत्री की बहन अनीता, लेकिन उनकी फैमिली वालों ने मना कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अनीता फिल्मों में नजर आए। इसलिए निराश होकर हरनाम ने मधु कपूर को फिल्म करने का ऑफर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बंदी होने के चलते मधु ने भी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद हरनाम ने एक दिन एक स्टेज प्ले देखा और उसमें उन्हें सुजाता मेहता काफी पसंद आई, इसलिए उन्होंने सुजाता को रोल ऑफर कर दिया। लेकिन यहाँ भी हरनाम को निराशा हाथ लगी क्योंकि सुजाता के घर वाले भी उसके फिल्मों में जाने के खिलाफ थे। इसके बाद बताया जाता कि हरनाम ने दीना रोंडो को साइन कर लिया था, लेकिन हरनाम के बेटे राहुल रवेल की जब मुंबई के फेमस स्टूडियो में रंजीता कौर से मुलाकात हुई तो सीन बदल गया। राहुल को रंजीता इतनी पसंद आई कि उन्होंने पिता से रंजीता कौर को लेने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद राहुल रवेल ने खुद ही रंजीता कौर का फोटोशूट भी कराया ताकि जल्द से जल्द उनके नाम पर मुहर लग जाए। ये कैसा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? आखिर तुम कौन हो हसीना अजनबी? वैसे बता दे, रंजीता कौर की उम्र तब महज 19 साल थी और वे तब पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रही थी और बताया जाता है कि वे तब थोड़ा मोटी थी, इसलिए लैला मजनू में काम करने के लिए उन्हें अपना वेट कम करना था और इस काम में फिर उन्हें काफी समय लगा था। लैला मजनू के किस्से पूरी दुनिया में फेमस हैं। हालांकि मोहब्बत की दर्द भरी दास्तान कई भाषाओं और देशों में अलग अलग अंदाज और तरीके से सुनी और सुनाई जाती रही है। इस कहानी पर दरअसल बहुत सी फिल्में बनी हैं, लेकिन खास बात यह है कि अकेले भारत में बॉलीवुड और दूसरी लैंग्वेज को मिलाकर लगभग 14 फिल्में बनी हैं, जिसमें 8 फिल्मों के टाइटल तो सेम ही हैं और इन सभी में अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस ने इस आइकॉनिक रोल को निभाया है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एक फिल्म में तो लैला मजनू की असल कहानी भी नहीं है, लेकिन इंटेंस स्टोरी और ट्रेजिक मोमेंट्स की वजह से फिल्म का नाम लैला मजनू ही कर दिया गया है। आज साबित हो गया कैस और लैला की मोहब्बत खुदा तक पहुंच चुकी है। वैसे बॉलीवुड में लैला मजनू टाइटल से सबसे पहली फिल्म 1922 में बनी थी, जिसके बाद 1927 में दूसरी, 31 में तीसरी, 45 में चौथी, 53 में पांचवी, 74 में छठी, 76 में सातवीं और लास्ट रिलीज हुई थी 2018 में। जुबेदा, खुर्शीद बानो, स्वर्णलता, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और रंजीता कौर के अलावा अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी इन फिल्मों में काम करने वाले कलाकार रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड ऋषि कपूर और रंजीता वाली फिल्म ने बनाया वो कोई और फिल्म नहीं बना सकी। हालांकि साइलेंट फिल्मों के दौर में जो लैला मजनू रिलीज हुई थी उसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी वाली लैला मजनू को भले ही बड़े पर्दे पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 7.7 रेटिंग दी है। वैसे लैला मजनू की अरबी कहानी पर इन्हीं सेम टाइटल से पाकिस्तान में भी कई फिल्में बनी हैं और पाकिस्तान में भी इस टाइटल वाली ज्यादातर फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं। ऋषि कपूर ने यूं तो अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी से ही साबित कर दिया था कि वे एक बेहतरीन स्टार हैं। उन्होंने हमेशा ही अपने अलग अलग किरदारों से ऑडियंस का दिल जीत लिया था। एक लोअर बॉय से लेकर विलन तक उन्होंने हर तरह से फैंस का दिल जीत कर ऐसा काम किया जो लोगों के दिलो दिमाग में बस गया। ऐसे में 1976 में लैला मजनू के प्रीमियर शो में ऋषि कपूर मुंबई के कई सिनेमाघरों में गए थे
और इस दौरान उनका लोगों ने फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया था। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि उस दौर में कई सिनेमाघर ऐसे थे जिनका साउंड सिस्टम काफी पुराना होने से वे अच्छा इफेक्ट नहीं ला पाते थे, इसलिए उस साल लैला मजनू की रिलीज से पहले कई सिनेमाघरों का रिनोवेट हुआ था। 80 के दशक का जाना पहचाना चेहरा रही रंजीता कौर को पहली फिल्म में ऋषि कपूर जैसे बड़े स्टार का साथ मिला था, लेकिन रंजीता कौर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहली फिल्म में उनका ऋषि कपूर के साथ पंगा हो गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लैला मजनू की रिलीज के बाद ऋषि कपूर ने रंजीता कौर को प्रमोट करने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र ने तो उनके साथ कई फिल्मों में काम करने से ही मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीता कौर के बारे में उस टाइम झूठी अफवाहें फैलाई गई थी कि वे ड्रग्स लेती हैं, इसलिए इस अफवाह के बाद कई दिग्गज सितारों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि इसके बाद रंजीता को मिथुन चक्रवर्ती का साथ मिला था, जिसके संग वे बी ग्रेड फिल्में करने लगी। लेकिन सौभाग्य से मिथुनदा के साथ उन्होंने जो फिल्में की थी उनमें मोस्टली ने अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें एक हिट जोड़ी के तौर पर जाना जाने लगा था। इसके अलावा एक बात यह भी सच है कि लैला मजनू की जबरदस्त कामयाबी के बाद रंजीता कई महीनों तक खाली बैठी रही थी। हालांकि फिर करीब 6 महीनों तक घर बैठने के बाद रंजीता ने लगातार फिल्में साइन की थी, जिनमें अखियों के झरोखे से, पति पत्नी वो और दामाद थी, और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही थी। लेकिन अचानक मिले स्टारडम को रंजीता संभाल नहीं पाई और इस बीच उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन की जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसलिए रंजीता को लेकर बताया जाता कि वे तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी थी। ऐसे में लगातार फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। वैसे ऋषि कपूर ने भले ही लैला मजनू के दौरान अफवाहों को सुनकर रंजीता के साथ फिल्म को प्रमोट करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने रंजीता की पति पत्नी और वो में जहां एक गाने में कैमियो किया, वहीं 1985 में आई फिल्म जमाना में तो दोनों को एक बार फिर एक दूसरे के साथ पेयर किया गया था। 70 के दशक में एक एक्टर जो अपनी कॉमेडी के चलते बड़ी तेजी से उभरा था वो थे गोवर्धन असरानी, जिन्हें लैला मजनू की मेकिंग के दौरान काफी अपमानित होना पड़ा था। दरअसल जब भी असरानी का शूटिंग करने का नंबर आता था तो डायरेक्टर हरनाम सिंह जोर से चिल्लाते थे और कहते थे उस जोकर को बुलाओ। हालांकि फिर असरानी भी जवाब देते थे कि वे एक कलाकार हैं, कोई जोकर नहीं। वैसे असरानी को लैला मजनू के लिए जो भूमिका सुनाई गई थी उसमें उनका ऋषि कपूर के लिए मर मिटने वाला किरदार था, लेकिन फिर जो शूट किया गया वो पूरी तरह से अलग था। दरअसल हरनाम सिंह ने उनकी भूमिका को एक अनाड़ी जोकर वाला बना दिया। फिल्म लैला मजनू में संगीत दिया मदन मोहन और जयदेव ने, वही गाने लिखने का काम किया शायर लुधियानवी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 10 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। अब इस फिल्म की तरह इसका गीत संगीत भी कल्ट क्लासिकल है। स्पेशली कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, तेरे दर पर आया हूँ और बर्बादे मोहब्बत की दुआ सदाबहार गाने हैं। जिसमें कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को तो ऐसा गाना भी है जो साल 1977 की बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में पहले नंबर का गाना रहा था। इसके अलावा तेरे दर पर आया हूँ 9वें और इन रेशमी पाजेब की झनकार के सदके 13वें नंबर पर रहे गाने थे। लैला मजनू के संगीत की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार मदन मोहन की 51 साल की उम्र में हुई अचानक मौत से मेकर्स को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि दरअसल अभी 3 और गाने रिकॉर्ड करने बाकी रहते थे। इसलिए डायरेक्टर हरनाम सिंह ने तब बचा हुआ काम पूरा करने के लिए नौजवान संगीतकार राजेश रोशन से संपर्क किया था, लेकिन राजेश रोशन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे मदन मोहन जैसे जीनियस के साथ साउंड ट्रैक शेयर करने के लायक नहीं हैं। इसलिए इसके बाद काफी सोच विचार कर हरनाम ने बाकी बचा संगीत रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी जयदेव को सौंप दी, जिन्होंने 1972 में आई फिल्म रेशमा और शेरा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था। जबरदस्त कमाई और सभी कलाकारों के अच्छे अभिनय के बावजूद लैला और मजनू के साथ फिल्म फेयर में काफी नाइंसाफी हुई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म फेयर में इसे एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हुआ था, और केवल इसी के साथ नहीं बल्कि इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्लॉकबस्टर रहते हुए इन दोनों फिल्मों को फिल्म फेयर में एक नॉमिनेशन तक नहीं मिल पाया था। हरनाम सिंह रवल ने 1963 में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के साथ मुस्लिम आधारित फिल्म मेरे महबूब क्या बनाई। उसकी सफलता के बाद उन्हें इस धर्म पर लिखी कहानियां इतनी पसंद आई कि इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ 1968 में संघर्ष और 1971 में राजेश खन्ना के साथ मेरे महबूब की मेहंदी बनाई। वहीं लैला मजनू बनाने के बाद उन्होंने जितेंद्र ऋषि कपूर के साथ दीदारे यार भी बनाई, लेकिन दीदारे यार बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जिसके बाद फिर हरनाम ने फिल्मों का डायरेक्शन करना ही बंद कर दिया।
हरनाम सिंह शुरुआत में इस फिल्म को कम बजट में बनाना चाहते थे, लेकिन लोकेशन को देखते हुए उन्हें बजट बढ़ाना पड़ा। दरअसल आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु राय ने जो कमाल 1958 में आई दिलीप कुमार की मधुमती या फिर बाकी दूसरी फिल्मों के लिए किया, कुछ वैसा ही चैलेंज उनके सामने लाला मजनू के लिए बैकग्राउंड सेट करने का था। बता दें इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के आरके स्टूडियो, चांदीवली स्टूडियो, एसएल स्टूडियो, फेमस स्टूडियो और फिल्मिस्तान में हुई थी। वहीं आउटडोर सीन राजस्थान के तपते रेत में फिल्माए गए थे। पुराने दौर में हर बड़े एक्टर का कोई ना कोई एक फेमस गायक होता था जिससे वे अपनी फिल्मों के गाने गवाना पसंद करते थे। इसलिए ऋषि कपूर के फेवरेट गायक थे शैलेंद्र, जिसने उनकी डेब्यू फिल्म बॉबी में गाने गाकर खूब वाहवाही लूटी थी। अब शैलेंद्र की आवाज ऋषि कपूर पर काफी सूट करती थी, इसलिए ऋषि चाहते थे उनके गाने शैलेंद्र गाएंगे, लेकिन संगीतकार उनकी इस डिमांड को नजरअंदाज कर दिया करते थे, क्योंकि इंडस्ट्री में तब मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे गायकों का राज था। लेकिन बावजूद इसके ऋषि कपूर शैलेंद्र की खूब सिफारिश किया करते थे, और ऐसी सिफारिश उन्होंने लाला मजनू के लिए भी की थी। जब उन्हें यह पता चला कि मदन मोहन उन पर फिल्माए जाने वाले गाने मोहम्मद रफी से गवाने वाले हैं। बताया जाता है कि ऋषि कपूर मदन मोहन के सामने अड़ गए थे कि उन पर फिल्माए जाने वाले गाने शैलेंद्र गाएंगे, लेकिन मदन मोहन ने कहा कि रफी साहब ही ऐसे फनकार है जो इन दर्द भरे गानों को बयां कर सकते हैं, वरना अगर कोई और इन्हें गाएगा तो इनका लुत्फ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि एक टाइम ऋषि कपूर और मदन मोहन के बीच ऐसी ठन गई थी कि मदन मोहन फिल्म छोड़ने को भी तैयार थे। खैर इसके बाद डायरेक्टर हरनाम सिंह ने इस मसले को सॉर्ट आउट कराया, और फिर इसके बाद मदन मोहन ने रफी साहब की आवाज में जो सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया वो था ये दीवाने की जिद अपने दीवाने की खातिर। हाँ ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर। ये गाना दरअसल जब रिकॉर्ड हुआ तब ऋषि कपूर स्टूडियो में ही मौजूद थे, और उन्होंने जब ये गाना सुना तो उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई। जिसके बाद फिर रफी ने ऋषि कपूर के लिए कई फिल्मों में गाने गाए, और यहाँ तक कि 1979 में आई फिल्म सरगम के लिए तो बाकायदा ऋषि कपूर ने ही संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मोहम्मद रफी की आवाज में गाने रिकॉर्ड कराने की सिफारिश की थी। जो लोग जीते जी खुदा को पा लेते हैं, सिर्फ उनकी जात से दुनिया में करिश्मे हुआ करते हैं। ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर। फाइनली मोहब्बत की दर्द भरी दास्तान की कहानी पर आधारित इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक ऐसे लवर बॉय का किरदार निभाया था जिसका रोमांस देख लोग आज भी मिसाल देते हैं कि प्रेमी हो तो ऐसा, जो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी जिंदगी भी तबाह कर देता है। इसलिए ऋषि कपूर ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाया था, और उनकी ये मेहनत उनके किरदार में साफ नजर भी आती है, क्योंकि लाला मजनू ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि इससे उनके करियर को नई उड़ान मिली थी। सो लाला मजनू फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।